हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैन फिक्शन लवर्स। गाइस, मैं आज से आप सबके साथ एक नई फैन फिक्शन स्टोरी नॉट रिस्पॉन्सिबल शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टोरी भी हमारी राइटर फातिमा हबूया जी का लिखा है और उनसे कंसेंट लेने के बाद ही मैं ये स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गाइस, आई नो आपके कमेंट से मुझे ये पता चला है कि आपको बॉटम विंग वाली स्टोरी ज़्यादा पसंद आती है, पर ट्रस्ट मी गाइस, ये एक ही ऐसी स्टोरी है मेरे पास जिसमें बॉटम वांग है। बाकी सब स्टोरीज में आपको बॉटम विंग ही मिलने वाला है। तो प्लीज़ इस स्टोरी को भी अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब चलिए, हमेशा की तरह आपको इस फैन फिक्शन स्टोरी के कैरेक्टर्स से मिलवा देती हूँ। विंग 27 ईयर्स ओल्ड, कर्टसी नेम वेई वुशियान, जो एक बायसेक्सुअल न्यूरोसर्जन है। विंग की फैमिली एक वेल नोन फैमिली है क्योंकि उसके मॉम, जो कि एक मैन है, एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं। वहीं उसके डैड चाइना के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके विंग 3 साल पहले ही चाइना वापस आया है। विंग हर तरह से परफेक्ट है। उसके फीचर्स एंड लुक्स इतने परफेक्ट हैं कि कोई भी उस पर अपना दिल हार जाए। लेकिन विंग इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ा प्लेबॉय है। वो आज तक कभी किसी के लिए सीरियस नहीं हुआ। अगर कोई टीनेजर भी उस पर खुद को सौंप देता है तो वो उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करता है। लंजा 15 ईयर्स ओल्ड, कर्टसी नेम लैन वांगजी। लंजा एक शांत लड़का है। उसने ना ही तो आज तक कभी किसी के लिए कोई परेशानी खड़ी करी है और ना ही खुद को भी किन्हीं ऐसी चीज़ों में फंसाया जिससे उसका कोई लेना देना ना हो। लंजा का सिर्फ एक ही दोस्त है, हाओतियान, जो 17 साल का है और लंजा के नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है। लंजा कई बार हैरान होता है कि उसका ऐसा फ्रेंड कैसे हो सकता है। वो दोनों एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं जिसे लंजा के पेरेंट्स ने लिया है। लेकिन एक दिन लंजा के लाइफ में वो दिन आता है जिसने उसकी पूरी लाइफ बदल कर रख दी। लंजा कभी भी पार्टीज में नहीं जाता था। वो हमेशा ही इसके खिलाफ रहता था, पर एक दिन हाओतियान के फोर्स करने पर वो उसके साथ एक पूल पार्टी में जाने को तैयार हो जाता है जिसे हाओतियान के अदर फ्रेंड्स ने ऑर्गेनाइज किया था, जहां लंजा विंग से मिलता है, द ग्रेट प्ले बॉय से। विंग लंजा को उसके साथ सोने के लिए मैनिपुलेट करता है और लंजा के रिफ्यूज करने पर उसे ड्रग्स देकर कुछ ऐसा करता है जो लंजा के मर्जी के बिल्कुल खिलाफ था। उस इंसिडेंट के ठीक 1 महीने बाद, तुम बहुत प्रीटी हो, अब ऐसे एक्ट मत करो कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, और डरने का नाटक तो बिल्कुल मत करो। मैं तुम्हें बहुत अच्छा फील करवाऊंगा बेबी, एक आदमी कहता है जिसने लंजा को पूरी तरह से जकड़ रखा था। मैं लंजा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि तभी टेंशन की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये सब देख वो आदमी थोड़ा घबराता है। ये ड्रिंक पियो, इसे पीते ही तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। ये कहते हुए वो आदमी लंजा को जोर जबरदस्ती वो ड्रिंक पिलाता है कि तभी लंजा घबराता हुआ नींद से उठ जाता है। वो पूरी तरह से पसीने से भरा था, गहरी गहरी सांसें ले रहा था कि अचानक उसे वॉमिट आने जैसा फील होता है और वो भागकर वॉशरूम में जाता है और वॉमिट कर देता है। लंजा के पैर लड़खड़ा रहे थे, उसे चक्कर आने लगे थे। वो वहीं फ्लोर पर बैठकर टाइटली अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद जब लंजा थोड़ा ठीक फील करता है तो उठकर अपना मॉर्निंग रूटीन पूरा करता है। उस दिन के इंसिडेंट के बाद से लंजा को ये सेम नाइटमेयर रोज आने लगे थे और पिछले 1 हफ्ते से उसे वॉमिट आना स्टार्ट हुए थे। उसका फ्रेंड हाओतियान वहाँ उसका ख्याल रखने के लिए मौजूद नहीं था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से मिलने कंट्री से बाहर गया हुआ था, जो आज वापस आने वाला था। लंजा टाइम चेक करता है तो सुबह के 6 बज रहे थे। वो अपना नाश्ता करके अपने स्कूल के लिए निकलता है। वो क्लास मिस नहीं कर सकता था लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी, तो वो बस अपने टीचर से मिलकर सिक लीव लेकर वापस आने का सोचता है। जब स्कूल में टीचर लंजा की हालत देखते हैं तो उसे हॉस्पिटल जाने का एडवाइस देते हैं। लंजा मुस्कुराकर कह देता है कि वो ज़रूर जाएगा और अपने टीचर को बुक करके वहाँ से चला जाता है। लंजा घर वापस आकर फौरन अपने बेड पर जैसे ही लेटता है सो जाता है।
उसे खुद नहीं पता था कि वो कितनी देर से सो रहा था, लेकिन उसकी नींद खुलती है जब हाओ त्यान उसे आकर उठाता है। हाओ त्यान को अपने सामने देख लंजा बहुत खुश था कि अचानक उसे फिर वॉमिट सेंसेशन होती है और वो वॉशरूम में जाकर वॉमिट कर देता है। लंजा की हालत देख हाओ त्यान परेशान होकर उसे वॉशरूम में फॉलो करता है और लंजा को रिलैक्स फील कराता है। वांग जी, क्या तुम ठीक हो? मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, हाओ त्यान कहता है। वांग जी जाने से मना करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाता है और पूरी तरह से अपनी आंखें बंद होने से पहले उसे सिर्फ हाओ त्यान की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो उसका नाम पुकारे जा रहा था। हाओ त्यान जैसे ही वांग जी को हॉस्पिटल लेके पहुंचता है, डॉक्टर्स उसे चेक करने लगते हैं। हाओ त्यान वांग जी की फैमिली को कॉल करना चाहता था, लेकिन वो डर रहा था क्योंकि वांग जी की फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फैमिली थी कि अगर उनको पता चलता कि उनके इकलौते बेटे के साथ कुछ हुआ है तो वो तो मारा ही जाता। ठीक उसी वक्त डॉक्टर बाहर आते हैं। हाओ त्यान अपनी सोच से बाहर आकर फौरन डॉक्टर की तरफ भागकर पूछता है, डॉक्टर, मेरा दोस्त कैसा है? क्या वो ठीक है? हमें उसकी फैमिली यहाँ चाहिए, उन्हें कॉल करो और यहाँ फौरन बुलाओ। डॉक्टर की बात सुनकर हाओ त्यान अपना स्लाइवा स्वॉलो करते हुए वांग जी की फैमिली को कॉल करता है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लैन वांग जी के फैमिली विला में हाओ त्यान का कॉल उनका चीफ बटलर उठाता है और वांग जी के ग्रैंडफादर को जैसे ही बताता है कि मास्टर वांग जी हॉस्पिटल में हैं, वो फौरन बटलर को वांग जी के पेरेंट्स को कॉल करने के लिए कहते हैं और वांग जी को उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का ऑर्डर देते हैं, ताकि मीडिया की नज़र उनके लाडले ग्रैंडसन पर ना जाए। वहीं वांग जी को जब होश आता है तो वो खुद को एक अजीब से कमरे में पाता है जहां उसे ड्रिप्स चढ़ रही थी। बेबी, तुम फाइनली उठ गए, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? वांग जी की मॉम, जो कि एक मैन है, अपने बेटे के माथे को छूते हुए पूछते हैं। लंजा पूरे कमरे में अपनी नज़र दौड़ाता है तो उसे उसके डैड उसके मॉम के पास खड़े हुए दिखते हैं। मॉम, डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कमज़ोर आवाज़ में पूछता है और दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेता है। मिसिस लैन अपने बेटे के बालों में हाथ फैलाते हुए उसके गाल पर किस करके हल्की आवाज़ में कहते हैं, मेरा प्यारा बच्चा, अब तुम आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। ये कहकर वो परेशान नज़रों से अपने हस्बैंड की तरफ देखते हैं, जो अपनी वाइफ को गले लगाकर शांत करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, हम अपने बेटे के लिए बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ढूंढेंगे, हम वो सब करेंगे जिससे हमारा बेटा सेफ रहे। वांग जी के पेरेंट्स इस बात से रिलीफ फील कर रहे थे कि एट लास्ट उनके बेटे को होश आ गया था। यहाँ एक छोटा सा फ्लैशबैक शुरू होता है। जैसे ही बटलर ने मिस्टर लैन को कॉल किया, जो अपने काम में थे, और उनके वांग जी कंडीशन उनको बताई, वो फौरन अपने ऑफिस से निकल गए थे। उन्होंने रास्ते में आते समय अपने हस्बैंड, जो कि वांग जी की मॉम है, उनको फ़ोन किया, जो बस अपने बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे थे। वो भी वापस आकर दोनों मिलकर अपने प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, जहां वांग जी को शिफ्ट कर दिया गया था। जब दोनों हॉस्पिटल पहुंचे थे, हाओ त्यान वहीं वांग जी के पास था और डॉक्टर्स उनके बेटे को चेक कर रहे थे। वांग जी के पेरेंट्स डॉक्टर को डॉक्टर के केबिन की तरफ जाते हुए फॉलो करते हुए पूछते हैं, डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे बेटे को क्या हुआ है? मिस्टर लैन चाइना के प्राइम मिनिस्टर और मिसिस लैन एक वेल नोन बिजनेसमैन होने के बावजूद हमेशा अपने बेटे के लिए टाइम निकालते थे। उन्होंने वांग जी को अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा किया था। 5 महीने पहले ही उन्होंने अपने बेटे को एक अपार्टमेंट रेंट पर उसके स्कूल के पास लेके दिया था, जब से उसकी हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू हुई थी। डॉक्टर रिपोर्ट्स देखते हुए बताते हैं कि मास्टर लैन वांग जी 1 मंथ प्रेग्नेंट है। वो अभी सिर्फ 15 साल के हैं और उनके शरीर में पोषण और पानी दोनों की बहुत कमी है, जो उनके और अनबॉर्न बेबी दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है अगर उनका अच्छे से ख्याल ना रखा गया तो। हालांकि बेबी का डेवलपमेंट अभी तक बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर वांग जी के पेरेंट्स फ्रीज हो जाते हैं। उनका बेटा प्रेग्नेंट? ये सच नहीं हो सकता। वो तो हमेशा से ही एक वेल बिहेव्ड बच्चा रहा है। ये सोचते हुए जैसे ही दोनों
डॉक्टर के केबिन से बाहर आते हैं, वांग जी के मॉम कहते हैं, हनी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, अब हम क्या करने वाले हैं? फिक्र मत करो, इस वक्त हमारे बेटे को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा बेटा सफर कर रहा था और हमें पता भी नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे लिटिल बॉय के साथ क्या कुछ हुआ है। पता नहीं उसने क्या कुछ झेला होगा। वांग जी के फादर अपने बेटे के कमरे की तरफ जाते हुए अपने हस्बैंड से कहते हैं, फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है, प्रेजेंट टाइम। बेबी, हम हमेशा तुम्हारे पास हैं, फिक्र मत करना, हम आज से तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। वांग जी की मॉम अपने सोए हुए बेटे की टमी को सहलाते हुए और अपने बेटे के बालों में हाथ फेरते हुए कहते हैं और मुस्कुरा देते हैं। वांग जी अब हर एक बीतते दिन के साथ इम्प्रूव कर रहा था। उसकी मॉम ने एक भी दिन अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ा था। उसके डैड भी हर रोज अपने बेटे से मिलने आते थे। हाओ त्यान भी हर वीकडेज पे अपने क्लास के बाद वांग जी से मिलने आ जाया करता था और वीकेंड पर वांग जी के साथ ही रहता था। वांग जी ने 3 हफ्ते हॉस्पिटल में बिताए थे, लेकिन किसी ने भी कुछ भी वांग जी से पूछने की कोशिश नहीं की थी कि उसके साथ क्या हुआ था। वो डरते थे कि कहीं उनके पूछने से उनके बेटे की सुधरती तबीयत खराब ना हो जाए। उन्होंने अपने बेटे के लिए डिस्चार्ज होने के बाद एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने का सोचा और अपने बेटे को घर वापस ले आए। अब वांग जी को घर आए 4 दिन हो चुके थे। आज उसके मॉम को एक जरूरी मीटिंग में जाना था, तो वो वांग जी से अपना और अपने बेबी दोनों का ख्याल रखने का बोलकर चले जाते हैं, क्योंकि आज वीकेंड होने की वजह से नैनी के साथ साथ हाओ त्यान भी वांग जी के साथ उसका ख्याल रखने के लिए था। वांग जी अपनी मॉम की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। वो सोच रहा था कि उसकी प्रेगनेंसी का जानकर उसके पेरेंट्स उससे नाराज होंगे, लेकिन उन्होंने वांग जी को सपोर्ट किया और इस बच्चे को रखने के लिए एनकरेज भी। वांग जी ने अपने पेरेंट्स को कभी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि उसे लगता था कि सच जानकर उसके पेरेंट्स दुखी हो जाएंगे। तुम तैयार हो वांग जी? मुझे उस इंसान का पता चल गया है जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया है। वो मेरे बॉयफ्रेंड का फ्रेंड है और मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया कि वो एक डॉक्टर है। हाओ त्यान वांग जी से पूछता है, जो अपने विला के बाहर खड़े होकर ये सोच रहा था कि उस बास्टर्ड से मिलने जाए या नहीं जाए जिसने उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया है। वांग जी फाइनली उससे मिलने का सोचता है, लेकिन अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ अपने ग्रैंडफादर को बताकर रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके पीछे अपने गार्ड्स को ना भेजे, क्योंकि वांग जी अकेला जाना चाहता था। वांग जी के ग्रैंडफादर उसे बहुत प्यार करते थे, तो वो उसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सके। वो दोनों वांग जी के कार में बैठकर चले जाते हैं। ड्राइवर वांग जी और हाओ त्यान को एक होटल के बाहर उतार देता है। वांग जी पहले हैरान था कि उसके बेबी का सो कॉल्ड फादर उससे होटल में क्यों मिलना चाहता है, पर हाओ त्यान बताता है कि प्राइवेसी की वजह से वो होटल में मिलना चाहता है। वांग जी बताए गए होटल रूम के सामने पहुंचता है तो दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था। वो अंदर जाकर चारों ओर देखता है पर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसे शावर रूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, तो वो गेस करता है कि वो आदमी जरूर शावर ले रहा होगा। वांग जी बहुत नर्वस था। वो पूरा टाइम खड़े खड़े अपनी उंगलियों से ही खेले जा रहा था कि तभी पानी गिरना रुक जाता है। शावर रूम का दरवाजा खुलता है और उस आदमी के कदमों की आवाज वांग जी को पास आती सुनाई देती है। क्या हम वो सब शुरू करें जिसके लिए तुम यहाँ आए हो प्रिटी बॉय, या शुरू करने से पहले तुम भी शावर लेना चाहोगे? तुम बहुत लकी हो कि सेकंड टाइम तुम मेरे साथ हो, क्योंकि मैं एक बार से ज्यादा किसी के साथ भी अपना बेड शेयर नहीं करता। वही सेम आवाज सुनकर वांग जी दोबारा घबराने लगता है और उस आदमी की बात सुनकर फ्रोज हो जाता है। तुम तुम क्या बात कर रहे हो? मैं वांग जी की आवाज अटकने लगती है और वो आगे कुछ नहीं कह पाता। वींग चकल करते हुए वांग जी का चेहरा चिन से पकड़कर ऊपर करता है तो उसे वांग जी की आंसुओं से भरी आंखें दिखती है। तुम अभी भी क्राई बेबी ही हो प्रिटी बॉय। ऑफ कोर्स हम दोनों यहाँ एक दूसरे को प्लेजर देने के लिए ही तो हैं। वे वुशियान ये कहते हुए वांग जी के थाइस को छूने की कोशिश करता है। वांग जी का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा था। वो विंग को धक्का मारने की कोशिश करते हुए सोचता है
कि ये आदमी पूरा पागल है, इसके दिमाग में सिर्फ गंदे ख्यालों के अलावा कुछ नहीं आता शायद। ये सोचते हुए वांग जी कांपती आवाज में कहता है, मैं पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा कि तुमने मुझे सेक्सुअली अब्यूज किया है और अब दोबारा करना चाहते हो। वहीं वे वुशियान, जिसने वांग जी का स्कूल आईडी थामा हुआ था, वो अचानक उस आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन देखकर सुन हो जाता है। यू लिटिल स्लट, तुम सिर्फ 15 साल के हो, तो क्यों उस दिन तुम्हारी आईडी तुम्हारी एज 18 दिखा रही थी? तुमने नकली आईडी बनाई थी। तुम सिर्फ 15 साल के हो और इंटीमेट होने के लिए इतने भूखे हो। वे वुशियान चिल्लाते हुए कहता है और वांग जी को दीवार पर पिन कर देता है। वांग जी, जो कि रोए जा रहा था, ना में सिर हिलाते हुए कहता है, मैंने ये सब नहीं किया था। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त के साथ गया था जो अकेला था, लेकिन तुमने मुझे फोर्स किया और मेरे साथ वो सब कुछ किया जिसकी वजह से मैं अब प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी रोते हुए जवाब देता है। उसके होंठ कांप रहे थे और उसने अपनी आंखें टाइटली बंद कर रखी थी। रियली? तुम वहाँ अपने फ्रेंड के साथ गए थे और मैंने तुम्हें फोर्स किया और अब तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो? वाओ! वे वुशियान ने एक 15 साल के लड़के को प्रेग्नेंट कर दिया। क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो लिटिल बॉय? वे वुशियान रोते हुए वांग जी से सरकास्टिकली पूछता है। वांग जी जिसे सुनकर सिसकियां लेते हुए हाँ में सिर हिलाता है। वीन वांग जी को छोड़ते हुए कहता है, अब जाओ और बेड पर बैठ जाओ। वांग जी भी वीन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। अब मुझे ध्यान से सुनो लिटिल बॉय, ये जो बेबी तुम कैरी कर रहे हो वो मेरा बेबी नहीं है, किसी और का है। अगर एक भी शब्द तुमने अपनी प्रेगनेंसी के लिए मेरे खिलाफ निकाला तो मैं तुम्हारे इस छोटे से गले के टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारी जबान काट के तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। और यही नहीं, अगर तुमने कभी मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मैं कुछ बहुत बुरा कर दूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हें आई मेरी बात समझ? वे वुशियान डर से कांपते हुए वांग जी की तरफ देखते हुए धमकी देता है। वांग जी रोते हुए उस होटल के रूम से अपना सिर हाँ में हिलाकर भाग जाता है और सीधे अपनी कार के पास जाकर हाओ त्यान को गले लगाकर रोता रहता है। मुझे अपनी प्रेगनेंसी के लिए दोषी बता रहा था। वो प्रेगनेंसी मेरी वजह से नहीं है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। खुद को 18 साल का प्रिटेंड किया जबकि वो 15 साल का है। वे वुशियान चिल्लाते हुए वांग जी का आईडी कार्ड दूर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी के बिना बताए हाओ त्यान समझ गया था कि क्या हुआ होगा। वो वांग जी को लेकर वहां से चला जाता है और अपनी बेवकूफ़ी के लिए वांग जी से माफ़ी मांगता है। वो उसकी हालत को देखकर खुद को दोषी मान रहा था और वांग जी से माफ़ी मांगे ही जा रहा था। हाओ त्यान दागे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं ही लापरवाह था जो वो आदमी मेरा फ़ायदा उठा सका। उसने कहा वो मेरा गला काट देगा, ज़बान बाहर निकाल देगा और मेरे पैर तोड़ देगा। दागे, मैं बहुत डर गया हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोते रोते वांग जी ये कहते हुए हाओ त्यान के सीने में अपना मुंह छिपा लेता है। गाइस, चाइनीज में दागे बड़े भाई को कहते हैं, ठीक है? फिक्र मत करो, वो तुम्हें कभी हाथ नहीं लगा पाएगा। अब तुम्हें रोना नहीं चाहिए, चुप हो जाओ और आराम करो। हाओ त्यान ये कहते हुए वांग जी के बालों पे किस कर देता है और उसके आंसू पोंछता है। जब वो दोनों विला पहुंचते हैं, वांग जी सो चुका था। हाओ त्यान वांग जी को गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाकर सुला देता है। बेड पर लेटते ही वांग जी नींद में करवट लेकर अपने टेडी बियर को हक करके सोने लगता है, जिसे देख हाओ त्यान वांग जी के बालों को सहलाते हुए मुस्कुरा देता है और कहता है, अच्छे से आराम करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ वांग जी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। ये कहते हुए हाओ त्यान वहीं वांग जी के पास बैठ जाता है। तो गाइज, आज का ये एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी कि आपको इस फैन फिक्शन का ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। और उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप सब एटलीस्ट 1000 लाइक तक तो मेरी इस वीडियो को पहुँचा ही दोगे। तो अगर आपको ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।